हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और नेगेटिव लोगों से दूर होंगे। तो आज की मेकअप कंपाइलेशन वीडियो के साथ मैं अगेन आ गई हूँ और सबसे पहला आई मेकअप स्टार्ट हुआ है और ये एक कैट आई मेकअप है और उसके साथ लिफ्टेड बेस बनाई है। तो आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि मैं लिफ्टेड बेस की भी वीडियो बनाऊं? तो लिफ्टेड बेस खासकर उन लोगों के लिए होती है जिनका फेस बहुत ज़्यादा गोल होता है और वो चाहते हैं अपने बेस को थोड़ा सा ऐसा थोड़ा लंबा और थोड़ा सा चिज़ल्ड दिखाना। तो बहुत बेहतरीन रहता है गोल फेस वालों के लिए कैट आई मेकअप और जो इस तरह की लिफ्टेड बेस होती है। तो इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। और टॉपिक्स तो यार बहुत हैं मतलब इतने टॉपिक्स हैं कि अगर मैं बनाती रहूँ रोज़ वीडियोस भी तो ख़त्म नहीं होंगे। तो पर मैं फ़िलहाल फ़ेस्टिव सीज़न वाली वीडियो पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ क्योंकि फ़ेस्टिव सीज़न वाली जो वीडियोस हैं वो अभी फ़ेस्टिव सीज़न चल रहा है और बहुत सारे लोगों को फ़ेस्टिव सीज़न वाली वीडियोस का इंतज़ार भी होगा क्योंकि घर में फ़ेस्टिव सीज़न चल रहा होता है। शादी का सीज़न अपने घर में नहीं होती तो कज़न्स की किसी के घर में का ख़ानदान में किसी की शादी होती है। तो बहुत सारे लोग खुद ही मेकअप करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आई मेकअप बता रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस मेकअप की भी वीडियो बनाऊं क्योंकि अभी तक मैंने बेस मेकअप की वीडियो नहीं बनाई है और अगर आप चाहते हैं बेस मेकअप की भी वीडियो बनाऊं तो मुझे बताइएगा तो मैं आपको बेस मेकअप की वीडियो भी बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है वो 2 कलर के फाउंडेशन लिए हैं और उसको मिक्स एंड मैच किया है। येलो अंडरटोन है यहाँ पर और अच्छे से फेस को कर लिया है कॉन्टोर और हाईलाइट। तो इस तरह से और कोई स्टिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी जो है वो मेकअप से स्टिक को एलिमिनेट करूँ लेकिन मसला ये है कि हमारी एशियन स्किन्स जो हैं एशियन वेदर के हिसाब से हमें स्टिक यूज़ करनी पड़ती है क्योंकि एशियन वेदर में अगर हम बात करें तो एशियन वेदर में बहुत ज़्यादा हमारा जो ख़ासकर जो हमारा पाकिस्तानी और कराची की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा गर्मियां रहती हैं। तो गर्मियों में अगर आप कोई ऐसा फाउंडेशन यूज़ करते हो फुल कवरेज यूज़ करो तो अलग बात है लेकिन अगर लाइट टू मीडियम कवरेज यूज़ करते हो तो वो ज़्यादा टाइम स्टे नहीं देता और अगर आपको स्टे करवाना भी है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा फाउंडेशन ख़रीदना पड़ेगा या फिर या तो आप काशीज़ का फाउंडेशन ख़रीदें। लेकिन सही बताऊं तो काशीज़ के फाउंडेशन के नीचे भी स्टिक लगी हुई होती है। अक्सर स्टिक लगा के उसके ऊपर फाउंडेशन से उसको मर्ज कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टिक वाला मेकअप बिल्कुल भी ना हो तो उसके लिए आपको एक अच्छा एक्सपेंसिव से फाउंडेशन के ऊपर करना पड़ेगा इन्वेस्ट। क्योंकि अगर हम बात करें अपने यहाँ के मेकअप की, अगर हम छोटे छोटे एरियाज़ में मेकअप करते हैं तो वहाँ पे लोग इतना पे ही नहीं करते कि हम इतने महंगे फाउंडेशंस यूज़ करें। तो बहुत ज़्यादा हमें चला जाता है लॉस में। तो इस वजह से स्टिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं और लाजमी सी बात है स्टिक यूज़ करके मेकअप पे फ़र्क तो आता है। वो फ्लॉलेसनेस नहीं आती जो फाउंडेशन से आती है या कोई अच्छे हाई कवरेज फाउंडेशन से आती है। लेकिन बस अगर कोई करता है अच्छा पे करता है तो मैं लाजमी उनके ऊपर अच्छे फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि स्टिक्स यूज़ ना करूँ। तो यही सारी कहानी होती है यार। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे और सबसे बड़ी बात यार ये होती है कि लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो कोई ख़ास महंगा मतलब वैसा मेकअप नहीं करवाना, कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करवाना, हल्का मेकअप करवाना है। तो भाई मुझे ये बताओ कि हल्का मेकअप जो होता है क्या उस पर प्रोडक्ट्स नहीं लगते? क्या नहीं लगता जो हल्के मेकअप में, मतलब हल्के मेकअप में क्या नहीं लगता? आपने लाइट मेकअप करवाया उसमें भी फाउंडेशन लगेगा, प्राइमर लगेगा, स्टिक लगेगी, बेस लगेगा, हर चीज़ लगेगी। आई मेकअप में हर चीज़ ग्लिटर, आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करोगे। आप बस ये बोलोगे लाइट करना है तो यार ऐसा नहीं होता। जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उनका भी आपको ख्याल करना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट भी होते हैं और प्रोडक्ट्स से ज़रा सा
हमारे प्रोडक्ट्स, और ख़ासकर जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनको तो ज़्यादा मसला होता है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो बोलता है ना कि मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो उससे आप मेकअप करवाएंगे तो उसका एक अलग ही आपको रिज़ल्ट भी नज़र आएगा, और इसके अलावा आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। हाँ, अगर आप 500-800 वाले प्रोडक्ट यूज़ करें और 100-200 वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा बहुत सस्ते में मेकअप लाइट वाला जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि ना उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा, और फिर अपनी स्किन का तो आप पूछें ही मत। तो भाई मैं तो कहती हूँ, अगर कभी कभी आप कहीं मेकअप करवा रहे हो जाकर, आप ड्रेस पे इतना ख़र्च कर लेते हो और चीज़ों पे इतना ख़र्च कर लेते हो, लेकिन जब बारी आती है आपको कि आप किसी के पैसे देने हैं, तो फिर आप क्या करते हो कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, या मैं बाद में दूँगी, या मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से, या तो आप मेकअप करवाने के लिए ऐसे बंदे के पास जाओ जो आपके हिसाब से, मतलब आपके हिसाब से चीप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हो और आपको ज़्यादा पैसे भी ना देने पड़ें। आप किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वाले के पास जाओ ही ना। तो देखो, ये आपके लिए भी एक बेइज़्ज़ती होती है, और मेकअप आर्टिस्ट को भी बेइज़्ज़ती ही फ़ील होती है कि अपने काम के लिए वो इतना ज़्यादा बहस कर रहा है बार-बार। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत हुई हैं। मेरे साथ मैंने बहुत लोगों के साथ कोशिश की अच्छे से चलने की, लेकिन लोगों ने मुझे जो है वो बहुत मिसहैंडल किया, मिसट्रीट किया, और ख़ासकर मेकअप के हवाले से लोग फ्री में मेकअप करवाना चाहते हैं, या तो अगर करवाते भी हैं तो पैसे नहीं देते टाइम से, और टाइम से नहीं देते मतलब कि एक साथ भी नहीं देते, थोड़े-थोड़े करके देते हैं। क्लाइंट ये बोलता है ना कि मुझे आपका मेकअप बहुत पसंद आया है और लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये मेरा पैशन है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और बाद में ये मेरा प्रोफ़ेशन है। लेकिन यार, मुझे अपने प्रोफ़ेशन को थोड़ा-सा इज़्ज़त भी तो देनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ फ्री में करना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी फिर वो वैल्यू नहीं रहती है, और लाज़मी सी बात है, मुझे फिर प्रोडक्ट्स भी बाय करने होते हैं, और हर किसी के अपने एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो एक्सपेंसेस भी मुझे काफ़ी निकालने होते हैं। तो मैं अगर फ्री में मेकअप करना शुरू कर दूँ, तो फिर मेरे काम की वो ना वैल्यू रहेगी, और ना ही मैं जो है वो इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर पाऊँगी ये काम, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं। तो बस यही है सारी कहानी। और रिसेंटली मैंने एक शादी में मेकअप किए हैं काफ़ी सारे, और उन लोगों को मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद आया। इवन वो मुझे पकड़ के लेके जाके सबको दिखा रही थी कि इन्होंने मेरा मेकअप किया, इन्होंने मेरा मेकअप किया। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, क्योंकि मुझे पता चलता है कि यार मेरा काम कहाँ जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप जाएँ किसी पार्लर में, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता है वो एक चीज़ पे होती है वाइट बेस, बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट बेस होती है, और बना के और बिल्कुल एक एवरेज सा आई मेकअप करके आपको छोड़ दिया जाता है। तो जब लोगों को कुछ अलग चीज़ नज़र आती है ना मार्केट में, तो लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लाज़िम सी बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा वाइट बेस नहीं करती हूँ, क्योंकि पर्सनली भी मुझे अच्छी नहीं लगती। और अगर आप मॉरली बात करें, और अगर आप मतलब अगर आप किसी अच्छे एरिया की शादी में जा रहे हैं, या किसी अच्छे पॉश एरिया की शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब एक चीप, और क्या कहते हैं यार उसको हम क्या कहते हैं यार उसको, गंवारों वाली समझी जाती है। एग्जैक्टली। तो आपका मेकअप है वो आपका प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, या आपने कोई वाइटनिंग के इंजेक्शंस नहीं लगवा लिए, तो आपके हाथ पैर अलग लग रहे होते हैं, या तो फिर हाथ और पैरों पे भी फाउंडेशन लगवा के आएँ, क्योंकि फिर हाथ और पैर अलग लग रहे होते हैं, मुंह अलग लग रहा होता है।
मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही आप डार्क फाउंडेशन अप्लाई कर लें या बिल्कुल ही डार्क बेस बना लें। आप बेस बनाओ आपको जैसी पसंद है, लेकिन आप उसको 1 to 2 टोन लाइट करो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। 1 to 2 टोन लाइट करना अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लाइट कर दोगे तो वो फिर एक लगेगा कि आपने बल्ब जला दिया अपने मुँह पे और अच्छा नहीं लगेगा। तो कंपाइलेशन वीडियोस के ऊपर जो है मेरा रिएक्शन करने का रीज़न ये भी होता है कि आपको बहुत सारी मेकअप टेक्निक्स इसके ऊपर पता चल रही होती हैं कि अलग अलग मेकअप टेक्निक्स होती हैं। कोई भी एक तरह की मेकअप टेक्निक नहीं होती है। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं या देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आप ध्यान में रखें हमेशा, मेकअप आर्टिस्ट और पार्लर वाली में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिसे कहते हैं पार्लर वाली या पार्लर वाली, जो भी कहते हैं, उसमें ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, एक मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना वो जो है वो मेकअप में प्रोफेशनल होता है। ठीक है, और पार्लर वाली से मेकअप करवाने में और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने में भी बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट सारा फोकस जो होता है वो अपने मेकअप के ऊपर होता है, मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। उसके पास अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं और न्यू टेक्निक्स होती हैं, न्यू ट्रेंड्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक पार्लर वाली से, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि पार्लर वाली कोई न्यू टेक्निक्स ना आती हों, ऐसा भी होता है, उनको भी आती हैं। लेकिन अगर आप एक पार्लर वाली से मेकअप करवाओगे और एक मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाओगे तो उसमें आपको बहुत फ़र्क लगेगा। और मुझे जब कोई बोलता है ना पार्लर वाली, तो मुझे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट फ़ील होता है, क्योंकि मैं पार्लर वाली नहीं हूँ। पार्लर वाली का मतलब एवरीथिंग, फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें आती हैं उसमें। वो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का है। तो यू कैन से मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, और चीज़ें भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरा फोकस उन चीज़ों पे नहीं है। मेरा काम ज़्यादा मेकअप से रिलेटेड है। तो इन फ्यूचर अगर मैंने अपना सेटअप खोला भी, तो मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, या आप कह सकते हो मेकअप स्टूडियो और हेयर स्टूडियो ही खोलूँगी, कोई पार्लर नहीं खोलूँगी। तो सच में, क्योंकि पार्लर अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट को बोलो पार्लर वाली, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट होता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ होता है मेकअप के ऊपर। लेकिन अगर आप एक पार्लर वाली के पास जाओ, नॉर्मल से एरिया में पार्लर वाले के पास जाओ, तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सपेंस नहीं किया हुआ होता इतना। तो बस इस वजह से मुझे थोड़ा सा लगता है। और नहीं, बहुत सारे ऐसे भी पार्लर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ छोटे छोटे एरियाज़ की, मैं बड़े एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ। तो नो ऑफेंस, कोई ये ना समझे कि मैं जो है वो हर किसी को बोल रही हूँ। मैं सिर्फ छोटे छोटे एरियाज़ की बात कर रही हूँ। वहाँ पे अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट है तो मेकअप आर्टिस्ट ही है, वो पार्लर वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखें अलग अलग मेकअप टेक्निक्स। यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए रेड या पिंकिश टाइप की ग्लॉस अप्लाई की है, मैट ग्लॉस। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपके पास एक रेडिश या ऑरेंजिश लिपस्टिक हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और उससे अपने जो है वो जो जितने भी डार्क पार्ट्स हैं उनको हाइड करके उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वो मैट होना चाहिए, ग्लॉसी नहीं होना चाहिए, मेक श्योर। और इतना उसके अंदर कलर होना चाहिए कि आपके जितने भी जो झोल झाल है फेस के ऊपर, वो सारा कुछ जो है वो हाइड हो जाए। तो बहुत बड़ी वीडियो मैंने एक उठा ली है, और बातें ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे देखो, फाउंडेशन इस तरह से ब्रश से लगाने में और फाउंडेशन डॉट डॉट करके लगाने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर आप इस तरह ब्रश से फाउंडेशन लगाते हो तो अच्छी हाई कवरेज आती है। अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इस तरह से ब्रश से फाउंडेशन लगाओगे, और अगर आपको मीडियम टू लो कवरेज चाहिए, आपको
बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। तो आप जैसे नॉर्मल मेकअप होता है रेगुलर बेसिस में, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, किसी जगह जा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा लगता है दिन के टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर लो। तो उसमें उस सूरत में आप डॉट्स करके फाउंडेशन लगाओगे। ये मैं अपने क्लासेस में भी बताती हूँ स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा है और जो भी सीखते हैं मैं उनको भी बताती हूँ ये टेक्निक्स कि भाई फाउंडेशन किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आप हाई कवरेज फाउंडेशन को जो है वो कंसीलर एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं कि अगर आपके पास मेकअप बहुत ज़्यादा मौजूद ना हो उस टाइम, तो आप ऑल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हो। तो एक मेकअप आर्टिस्ट जो होता है उसको सारे टेक्निक्स पता होते हैं। अगर उसके पास बहुत कम भी मेकअप हो तो भी वो मेकअप कर सकता है। तो एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऐसा होता है। और मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं अभी भी मैं सीख रही हूँ। और मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो वो हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स नए आते हैं और नए नए मेकअप लुक्स आते हैं। तो हर चीज़ को नया नया बंदे को सीखना पड़ता है। तो अगर कोई ये बोलता है नहीं भाई मैं तो बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ और मुझे तो सब कुछ आता है और मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। आपकी जो सीखने का प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, वो हमेशा रहता है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जो बिलीव्स हैं उनको पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो मैंने काम कर दिया है ना, बस इसके अलावा तो और कोई काम हो ही नहीं सकता, और अगर आप किसी ने इसके अलावा कोई काम किया तो वो गलत है। तो यार देखो, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा होता है, हर किसी का हाथ अलग तरीके से सेट होता है और हर कोई जो है वो अपने आप में अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है। हाँ, टेक्निक्स अलग हो सकती हैं, टेक्निक्स अलग होने का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं होता कि कोई गलत काम कर रहा है। टेक्निक्स अगर आपका आउटपुट देखना चाहिए, अगर आउटपुट अच्छा आ रहा है इट मीन्स कि टेक्निक चेंज है, ठीक है। अगर आउटपुट अच्छा नहीं है तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ यार इस बंदे ने जो है ना सही टेक्निक्स ही यूज़ नहीं की, इस वजह से इसका आउटपुट अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आउटपुट अच्छा आ रहा है तो आप टेक्निक्स को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है देखो, हमारे जो प्रोफेशन है ये मेकअप आर्टिस्ट का, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में इंसान को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगला बंदा भी काम करने ही आया है, ठीक है। उसने भी इसी मार्केट में रहना है और उसके साथ अगर आप टसल लगाओगे और बोलोगे नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, तो ऐसा नहीं चल सकता। क्योंकि ये जो होता है ना इस काम में, कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर कभी कोई ऊपर, और अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, पर्सनल ग्रोथ। तो अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि अगला बंदा क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। मैं तो लिटरली हर तरह के मेकअप आर्टिस्ट की वीडियोस देख लेती हूँ और मुझे भी कुछ चीज़ें लगती हैं कि यार ये शायद, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ यार आउटपुट अच्छा आ रहा है, इट मीन्स कि इन्होंने कोई न्यू टेक्निक यूज़ की है और ये टेक्निक भी अच्छी है। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं उसको ग्रैब करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती उसको मैं उस पर मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपको अच्छी ना लग रही हो वो सही भी ना हो। ऐसा आपकी ओरिजिनल जो आपकी रियल लाइफ है उसमें भी होता है कि हमें बहुत सारे लोग जो है ना वो अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। हमें अच्छे नहीं लग रहे, हमारे लिए उनकी वो वैल्यू नहीं है, लेकिन और उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो ये चीज़ को हमें जो है वो फोकस करना चाहिए कि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। और मेरी अपनी तो ये अपब्रिंगिंग यही है और मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग भी यही है कि यार जो करता है ना उसको करने दो, ठीक।